हेलो एवरीवन, आज हम 11th हिस्ट्री का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर में हम 14 से लेकर 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड को रीड आउट करने वाले हैं। इस टाइम पीरियड पर यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। आर्ट में चेंजेस आए, उनके एजुकेशन में चेंजेस, उनके कल्चर में चेंजेस, रिलीजियस बिलीव्स में चेंजेस आना शुरू हो गए थे। सो बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए थे। सो उन्हीं चेंजेस के बारे में हम जो है इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डीपली पता लगाते हैं कि कौन कौन से चेंजेस जो है यूरोप में हुए थे। 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के एंड तक यूरोपियन जो कंट्रीज थे उसमें नए नए टाउन्स इमर्ज होना शुरू हो गए थे, टाउन्स ग्रो होना शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव अर्बन कल्चर डेवलप हो गया था। टाउन्स में रहने वाले जो लोग थे वो अपने आप को रूरल एरिया में रहने वाले लोगों से ज़्यादा सिविलाइज्ड, उनसे ज़्यादा सभ्य समझते थे। कुछ टाउन्स जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ऐसे जो टाउन्स थे वो आर्ट और लर्निंग का सेंटर बन गए थे। आर्टिस्ट और राइटर्स को रिच और एरिस्टोक्रेटिक लोगों के द्वारा पेट्रोनाइज्ड किया जाता था। पेट्रोनाइज्ड मीन्स संरक्षक उन्हें किया जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था। प्रिंटिंग मशीन्स का इन्वेंशन हो गया था। प्रिंटिंग मशीन्स के इन्वेंशंस की वजह से यहाँ पर बहुत सारी बुक्स और प्रिंट्स अवेलेबल हो गए थे। अब ये जो बुक्स और प्रिंट्स थी सिर्फ बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ में ही नहीं थी, बल्कि दूर के एरियाज़ में जो टाउन्स और सिटीज़ होते थे छोटे, उनके वहाँ पर भी अवेलेबल हो गई थी। इस टाइम पीरियड को जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड का नेम दिया है और अपने आप को ग्रीक और रोमन की जो एनेशिएंट हिस्ट्री थी उसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया है, मतलब उसी के इक्वल माना है, क्योंकि ग्रीक और रोमन्स की जो हिस्ट्री थी वो भी बहुत रिच हिस्ट्री थी, बहुत ज़्यादा डेवलप हिस्ट्री थी। सो उसके अकॉर्डिंग ही, उसके ही कॉन्ट्रास्ट इस टाइम पीरियड को यूरोपियन हिस्टोरियंस ने माना है। अगर हम रिलीजियस की बात करें तो वहाँ पर भी चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। पहले के चैप्टर्स में हमने जैसे इस्लामिक लैंड्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो अपने धर्मों को चेंज करें। लेकिन अब इस टाइम पीरियड पर लोगों का बिलीफ हो गया था कि जो रिलीजियस चॉइस है वो एक इंडिविजुअल की खुद की चॉइस होती है, यानी कि किसी एक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से धर्म को अपनाना चाहता है, किस टाइप के रूल्स फॉलो करना चाहता है। एक इंडिविजुअल की पूरी चॉइस हो गई थी। एक और बिलीफ यहाँ पर था कि अर्थ को लेकर, अर्थ जो है सभी प्लैनेट्स के बीच में है और सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया था कि अर्थ सभी प्लैनेट्स के बीच में नहीं है और ना ही सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बल्कि वो भी मूव कर रही है और सन जो है सभी प्लैनेट्स के बीच में है और अर्थ भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्योंकि पहले क्या देखा जाता था, स्कॉलर सिर्फ मोमेंट को फील करते थे। अब हम अर्थ के एक छोटे से पार्ट पर रहते हैं तो मोमेंट हमें फील नहीं होती है अर्थ की, तो लेकिन सन और मून तो मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो पहले स्कॉलर्स का यही मानना था इस टाइम पीरियड से पहले कि अर्थ एक जगह पर स्टेबल रहती है और जो सन, मून और दूसरे प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ मूवमेंट करते रहते हैं। बट अब साइंटिस्ट ने धीरे धीरे सोलर सिस्टम को पढ़ना शुरू कर दिया था और उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि अर्थ एक जगह पर स्टेबल नहीं है, वो मूव करती रहती है सन के चारों तरफ। ओके, एक और बिलीफ था यहाँ पर कि मेडिटेरेनियन सी जो है वो वर्ल्ड के बीच में है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल गया था कि मेडिटेरेनियन सी नहीं बल्कि यूरोप जो है वर्ल्ड के बीच में है। सो इतने सारे चेंजेस यहाँ पर 14 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच में हुए थे। अब क्वेश्चन ये अराउज होता है कि इन चेंजेस के बारे में, इस हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटिंग बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स और टेक्सटाइल्स, ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक की यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इन सभी चीज़ों को यूरोप और अमेरिका की जो आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम है उनमें केयरफुली प्रिजर्व किया गया है ताकि हिस्टोरियंस इनकी स्टडी को, इनकी अगेन एंड अगेन स्टडी कर सकें। हिस्टोरियन ने इस टाइम पीरियड को रेनेसेंस का नेम दिया है। रेनेसेंस का लिटरेरी मीनिंग होता है रीबर्थ, रिवाइव, पुनरुत्थान, दोबारा से किसी चीज़ का बर्थ हो जाना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी तो पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ें शुरू की जा रही थी, तो वो रीबर्थ ही हो रहा था चीज़ों को। सो इसीलिए हिस्टोरियंस ने इस टाइम पीरियड को रेनेसेंस का नेम दिया है। पहले वाले जो हिस्टोरियंस होते थे
उनका क्या मानना था कि हिस्ट्री का क्या मीनिंग होता है, किसी स्टेट और पॉलिसीज़ के बारे में लिखो और फिर जो है उसको एज अ गवर्नमेंट पेपर बनाकर प्रिजर्व कर दो, सिर्फ यही हिस्ट्री है। ऐसे एक हिस्टोरियंस थे लियोपोल्ड वॉन रिंके, इनका भी यही मानना था कि सिर्फ स्टेट्स और पॉलिसीज़ के बारे में पेपर्स और फाइल्स में लिखो और फिर उनको जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में स्टोर कर दो, इसी का मीनिंग हिस्ट्री होता है। लेकिन उनके एक स्टूडेंट जो कि स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी में एक हिस्टोरियन थे, जैकोब ब्रैकहार्ट, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री का मीनिंग सिर्फ स्टेट और पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री का मीनिंग होता है कल्चर और पॉलिटिक्स और कल्चरल जो हिस्ट्री होती है, जो चेंजेस होते हैं वो साथ साथ ही चलते हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स का चेंज होना हिस्ट्री को हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। 1860 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली। इसमें उन्होंने मेनली लिटरेचर, आर्किटेक्चर्स और पेंटिंग्स के बारे में लिखा था और जो रीडर्स थे उनकी अटेंशंस भी इसी टाइप तरफ कैच की थी कि भाई हमें अपने लिटरेचर, आर्किटेक्चर्स और पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने दिमाग को एक डिबेटर दिमाग बना सकें, मतलब सोचने वाला थिंकर बना सकें। क्योंकि सिर्फ इनका मानना था कि धर्म ने लोगों के दिमाग को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है, जो रिलीजियस स्टडी करवाई जाती है उसने जो है लोगों के दिमाग को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है, लोग लिटरेचर के बारे में नहीं जानते हैं। सो ब्रैकहार्ट ने अपनी बुक में लिटरेचर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में और पेंटिंग्स के बारे में लिखा था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विचारशील बन सकें। ओके, नेक्स्ट है द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़। इटालियन सिटीज़ का रिवाइवल मीन्स पुनरुत्थान, रीबर्थ, उनका रीबर्थ होना। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद जो इटालियन कल्चर था वो धीरे धीरे र्यून होना शुरू हो गया था, बर्बाद हो गया था। अब उनकी ना तो कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट थी, ना तो कोई एकीकृत गवर्नमेंट थी, और रोम में जो पॉप थे वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर नहीं था कि भाई हाँ पूरे के पूरे रोम के ऊपर वो जो है अपना अधिकार कर सके या फिर वहाँ पर रूल कर सके। सो धीरे धीरे जो इटालियन कल्चर था वो धीरे धीरे र्यून होता जा रहा था। दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप रीशेप्ड हो रहा था, फिर से शेप्ड हो रहा था। किस वजह से? फेडरल बॉन्ड्स और लैटिन चर्च के अंडर। और यहीं पर ईस्टर्न यूरोप जो है वो बेंजेंटाइन एम्पायर के अंडर जो है रीशेप्ड हो रहा था। यहाँ पर ये क्वेश्चन अराउज बन रहा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप किस तरह से रीशेप्ड हो रहे थे। ईस्टर्न यूरोप रीशेप्ड हो रहा था फेडरल बॉन्ड्स और लैटिन चर्च के अंडर, और जो ईस्टर्न यूरोप है, सॉरी वेस्टर्न यूरोप, अब जो ईस्टर्न यूरोप है वो जो है बेंजेंटाइन एम्पायर के अंडर जो है रीशेप्ड हो रहा था। ओके, जो इस्लामिक कल्चर्स था उन्होंने अपनी नई ही सिविलाइजेशन को इमर्स करना शुरू कर दिया था। बट जो इटालियन देश थी, इटालियन जो कंट्रीज थी वो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गई थी। वो एक कमज़ोर देश था, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जो ये चेंजेस हो रहे थे ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में, इन्हीं चेंजेस की वजह से इटालियन कल्चर दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो गया था। जो बेंजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज़ थी उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा था और जो ये ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था, इसकी वजह से जो इटालियन कोस्ट थे वो रिवाइव्ड होना, दोबारा से पुनरुत्थान होना उनका शुरू हो गया था। 12th सेंचुरी से ही मंगोलों ने चाइना के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था और चाइना के साथ व्यापार जो है वो विया सिल्क रूट करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेडिंग का सिस्टम जो है एक्सपेंड होना शुरू हो गया था। और इसमें इटालियन टाउन्स ने अपना एक सेंट्रल रोल प्ले किया था। ये जो इटालियन टाउन्स थे अब एक पावरफुल एम्पायर का अपने आप को एक पार्ट नहीं समझते थे, बल्कि अपने आप को इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट समझते थे। इनमें से दो मेन थे, फ्लोरेंस एंड वेनिस, ये दोनों रिपब्लिक्स थे, और दूसरे भी जो थे वो कॉर्ट सिटीज़ थे, यानी कि प्रिंस के द्वारा वहाँ पर रूल किया जाता था, दरबार वहाँ पर लगता था। बट यहाँ पर किसी एक पावरफुल एम्पायर का रूल्स यहाँ पर नहीं था। सो धीरे धीरे ऐसी जो सिटीज़ थी जो रिपब्लिक थी या जहाँ पर एम्पायर्स का रूल नहीं था वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई थी। इन्हीं में से जो मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ थी वो थी वेनिस और दूसरी थी जिनेवा। ये जो दोनों सिटीज़ थी बहुत ही वाइब्रेंट सिटीज़ थी, तो बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। ओके, क्योंकि इन सिटीज़ में क्यों हुआ था, इन सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि इन सिटीज़ में ना तो कोई क्लर्जी थे,
जो कि लोगों के ऊपर डोमिनेट कर सके, और ना ही यहाँ पर कोई फेड्यूल लॉर्ड्स था, पावरफुल फेड्यूल लॉर्ड्स भी नहीं था, क्योंकि हमने रोमन एम्पायर में पीछे देखा था कि जो लॉर्ड्स होते थे और जो क्लर्जीज होते थे वो लोगों को डोमिनेट करते रहते थे, उनसे बहुत भारी भारी टैक्स भी लेते थे। बट अब यहाँ पर ना तो कोई फेड्यूल लॉर्ड्स थे और ना ही कोई यहाँ पर क्लर्जीज थे जो लोगों को डोमिनेट कर सके। इसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। जो यहाँ के रिच मर्चेंट्स थे और बैंकर्स थे, वही जो है सिटी को गवर्न करने में अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते थे। इसी की वजह से जो सिटीजनशिप का आइडिया था वो इमर्स हुआ। अब लोग जो है अपने आप को नागरिक कहने में प्राउड फील करने लगे। इवन जब मिलिट्री ने इनके ऊपर रूल कर दिया था तब भी ये लोग जो है अपने आप को सिटीजन्स, अपने आप को नागरिक कहना, एक प्राइड फील करते थे अपने आप को सिटीजन कहने में। द सिटी स्टेट, यहाँ पर एक सिटी स्टेट के बारे में, वेनिस के बारे में बताया हुआ है। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो इनके जो एल्डर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो सिटी में जितने भी जेंटलमैन हैं, मीन्स पढ़े लिखे जो थिंकर्स हैं, जो अच्छा सोचने समझने वाले लोग हैं और जो 25 ईयर्स से अबव हैं, वही सब जो है सिटी को रन करेंगे। इसके अंदर आम जनता को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि इन एल्डर्स का मानना था कि जो आम जनता में जो लोग होते हैं वो कई बार लड़ाई भी करते हैं, जिसकी वजह से सिटी के अंदर पीस एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो ना ही किसी एक पर्सन के हाथों में सत्ता दी गई थी, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कई बार लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और फिर वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पर जो जेंटलमैन थे उन्हीं के हाथों में इस सिटी को गवर्न करने का जो है पूरा अधिकार दिया गया था कि वही यहाँ के रूल्स और लॉज बनाएंगे। जिस तरह से आजकल हमारे सिटीज़ चलती हैं रिपब्लिक वे से, उसी तरह से वेनिस भी चलती थी। ओके, ये यहाँ पर टाइमलाइंस दिया हुआ है 14 और 15th सेंचुरी में जो भी चेंजेस हुए हैं, इनको एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है कि कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म, विश्वविद्यालय और मानवतावाद। ह्यूमनिज्म, जो सबसे पहली यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ थी वो इटालियन टाउन्स में ही सेटअप हुई थी, इटालियन टाउन्स में ही स्थापित हुई थी। 11th सेंचुरी में पदुआ और बोलोनिया यूनिवर्सिटीज़ में लॉ की पढ़ाई करवाई जाती थी। लॉ की पढ़ाई क्यों करवाई जाती थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा था और ट्रेडिंग सिस्टम के लिए लॉयर्स की और नोटरीज़ की ज़रूरत होती थी। नोटरीज़ क्या होते थे, ऐसे लोग जो रिकॉर्ड कीपिंग भी रखते थे और साथ साथ रूल्स और लॉज भी बनाते थे। सो ट्रेडिंग की बढ़ने की वजह से यहाँ पर लॉयर्स और नोटरीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, क्योंकि यही वो लोग थे जो लॉज को बनाते थे और उनको इम्प्लीमेंट करते थे। अगर ये नहीं होते तो यहाँ पर ट्रेडिंग करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इतने लार्ज स्केल पर जो ट्रेडिंग हो रही थी वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए 11th सेंचुरी में जो लॉ था वो यहाँ के लोगों का एक पॉपुलर सब्जेक्ट था पढ़ने के लिए, इसी के ऊपर जो है एम्फेसाइज किया जाता था। बट धीरे धीरे यहाँ पर कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। लोग जो है इसको रोमन कल्चर के रूप में पढ़ते थे, लोग को रोमन कल्चर के रूप में पढ़ते थे। बट धीरे धीरे जो चेंज आना यहाँ पर शुरू हुए, सबसे पहले इन चेंजेस को किसने रिप्रेजेंट किया था, फ्रेंच के पेट्रार्क, इन्होंने जो है इन चेंजेस को रिप्रेजेंट किया था। पेट्रार्क ने जो क्या बताया था कि जो पुरानी एंशिएंट ग्रीक और रोमन्स स्टडी है, इसके हर एक वर्ड्स को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही रिच स्टडी थी। आजकल जो स्टडी करवाई जाती है, धर्म से लेकर स्टडी करवाई जाती है, उसने लोगों के माइंड को पूरी तरह से जकड़ रखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनका मानना था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है, बट जो ये रिलीजियस स्टडी करवाई जाती है इसकी वजह से हम जो है ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। सो 13th सेंचुरी तक यहाँ पर किसी टाइप के कोई चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन 15th सेंचुरी में यहाँ पर ड्रामेटिक चेंज आ गए थे एजुकेशन के अंदर। यहाँ एक और वर्ड जुड़ गया था, वो था ह्यूमनिज्म, और जो टीचर्स इस ह्यूमनिज्म को पढ़ाते थे उन्हें ह्यूमनिस्ट कहा जाता था। ये जो ह्यूमनिस्ट थे वो किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे, ग्रामर को, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री और मोरल फिलॉसफी को, ये सभी पढ़ाते थे। ओके, सो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था।
पेट्रार्क का मानना था कि जो रिलीजियस स्टडी है वो हमारे माइंड को डेवलप नहीं होने देती है, लेकिन ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारी स्किल्स को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है विचारशील बनते हैं और हम चर्चा में, डिबेट्स में, डिस्कस में और डिबेट्स में हम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी स्किल्स भी इवॉल्व होती हैं इन सारी सब्जेक्ट्स के पढ़ने के बाद। अब ये जो आइडिया था, ये जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था कि भाई हाँ हमें डिबेटर बनना है, विचारशील बनना है, थिंकर बनना है, नए नए सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, पुरानी जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन हिस्ट्री है उसको भी अच्छी तरह से समझना है। ये जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था वो धीरे धीरे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फैल गया, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इन सब्जेक्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया और उनमें से एक यूनिवर्सिटी फ्लोरेंस की यूनिवर्सिटी भी थी, जिसमें धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो गए थे। एक सिटी को उसके ग्रेट सिटीज़न और उसकी वेल्थ के थ्रू ही जाना जाता है। मतलब अगर किसी सिटी में बहुत सारे ग्रेट सिटीजन्स होंगे और वो वेल्दी भी होगी, उसके अंदर धन भी होगा, तो वो एक नॉन सिटी बन जाती है। ऐसे ही फ्लोरेंस सिटी जो थी वो भी दो लोगों की वजह से जानी गई थी। एक तो थे डेंटे एलिगियरी और दूसरे थे जियोटो। डेंटे एलिगियरी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रिलीजियस थीम्स के ऊपर लिखा था। हालांकि धर्म से इनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, मतलब ये कोई प्रीस्ट नहीं थे और ना ही ये चर्च में रहते थे, लेकिन इनके जितने भी राइटिंग्स हैं वो धर्म के बारे में ही या रिलीजियस थीम्स के ऊपर ही इन्होंने लिखा था। दूसरे जो जियोटे थे वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। उनके जो पोर्ट्रेट्स होते थे वो एकदम से लाइवली पोर्ट्रेट्स होते थे, मीन्स जितनी भी वो पिक्चर्स बनाते थे ऐसा लगता था कि भाई हाँ इन पिक्चर्स के अंदर लाइफ है, बहुत लाइवली पोर्ट्रेट्स होते थे। ये सारे पिक्चर्स पुरानी पिक्चर्स से, हालांकि पेंटिंग्स पहले भी होती थी, जो हमने पढ़ा था, जो कैथेड्रल्स में, चर्च में जो मॉन्क्स और नन्स रहते थे वो भी पेंटिंग्स करते रहते थे, लेकिन ये जो पेंटिंग्स का नया फॉर्म था ये पुरानी वाली पेंटिंग से बहुत ही डिफर था, बहुत लाइवली दिखाई देता था। इसके अंदर ऐसा दिखाई देता था कि जैसे क्या है ये, इसके अंदर लाइफ है। सो धीरे धीरे वेनिस और फ्लोरेंस जो है आर्टिस्ट क्रिएटिविटी का एक सेंटर बन गए थे। इटली भी जो है आर्टिस्ट क्रिएटिविटी का एक सेंटर बन गए थे और बहुत सारे अब ऐसे लोग भी होना शुरू हो गए थे जिनको हिस्टोरियंस ने रेनेसेंस मैन का नेम दिया था। रेनेसेंस मैन का क्या मीनिंग होता है? रेनेसेंस मैन का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होते हैं और जिसके इंटरेस्ट बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं। जैसे कि एक पर्सन स्कॉलर भी हो सकता है, डिप्लोमेट, थियोलॉजिकल, आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें एक पर्सन के अंदर हो सकती हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जिसकी स्किल्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, जिसका इंटरेस्ट भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, उसको हिस्टोरियंस ने रेनेसेंस मैन का नेम दिया था। ओके, नेक्स्ट द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो मानवतावादी दृष्टिकोण था, ह्यूमनिस्ट व्यू था। जो ये ह्यूमनिस्ट थे उनका मानना था, वो सोचते थे कि अब जो है वो एक डार्क एज के बाद अपनी ट्रू सिविलाइजेशन को रिस्टोर कर रहे हैं। जो रोमन एम्पायर था उसके कोलैप्स, उसके डिक्लाइन होने के बाद, उसके पतन होने के बाद डार्क एज शुरू हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन ह्यूमनिस्ट ने एक ट्रू सिविलाइजेशन को इमर्स करना शुरू कर दिया था। और इनके बाद के जो स्कॉलर्स हुए उन्होंने भी अनक्वेश्चनली इस चीज़ को अग्री किया, उन्होंने भी अनक्वेश्चनली इस चीज़ को मान लिया कि भाई हाँ ये जो एज है वो नई एज है, ये अब ट्रू सिविलाइजेशन को इमर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये पीरियडाइजेशन दिया हुआ है कि कौन सा मिडल एज था और कौन सा मॉडर्न एज था। 5th से 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड को मिडल एज माना गया है, 5th to 9th डार्क एज, 9th to 11th अर्ली मिडल एज, 11th to 14th लेट मिडल एज, और 15th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड था उसको मॉडर्न एज माना गया है। बट अब जो हिस्टोरियंस हैं, रिसेंटली जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी एज को हम डार्क एज नहीं कह सकते हैं, किसी सिविलाइज्ड को एक असभ्य सिविलाइज्ड हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो है अपनी कोशिश पूरी करता है। सो यहाँ पर जो ये पहले के हिस्टोरियंस थे उन्होंने बिना सोचे समझे इस टाइम पीरियड को डार्क एज का नेम दे दिया है, बट ये डार्क एज नहीं है। इस टाइम पीरियड को अगर हम डार्क एज
मानते हैं तो ये इस टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, अनफेयर होगा। सो इस टाइम पीरियड को हमें डार्क एज नहीं मानना चाहिए। मीन्स जो पहले के स्कॉलर्स द्वारा जो ये पीरियडाइजेशन किया गया है, इसको आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं वो सही नहीं मानते हैं। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।